अरे भाई 1.5 महीने से बच्ची नहीं है, वो कुरान उठा के बोल रहा है मेरी बेटी 13 साल 11 महीने की है। निकाह जब हुआ ही नहीं तो ये लड़की किसके साथ सफर करेगी अब मस्जिद आगे। दुआ ज़हरा वाला केस था, उसमें हमारे पास पेरेंट्स का निकाहनामा भी मौजूद है, तो हम वो भी कंसिडर करते हैं। मोस्टली जो प्रॉब्लम पाए जाते हैं जिसमें गुस्सा है या घर से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं झूठ बोलना शुरू कर देते हैं या घर से भाग जाते हैं, तो उनके वालिदैन जो है वो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल जो है रखते थे। मेडिकल रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता, मेडिकल एविडेंस भी क्वेश्चनेबल होता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, जियो डिजिटल के साथ मैं हूँ राबिया शेख। नाजरीन, दुआ ज़हरा केस के हवाले से अब सिंध हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। अदालत ने फैसले में दुआ को इख्तियार दिया है कि वो जिसके साथ जाना चाहे और जहां जाना चाहे जा सकती है। इस फैसले के बाद दुआ और ज़हीर एक बार फिर साथ हो गए हैं। इस फैसले के बावजूद दुआ के वालिदैन ताहाल सरापा एहतजाज हैं। वो ये मानने को ही तैयार नहीं कि उनकी बच्ची की उम्र 17 साल से ज़ायद है। इस सिलसिले में दुआ के वालिदैन को कहीं एहतजाज करते हुए देखा गया तो कहीं प्ले कार्ड उठाए आज़मीन हज से एयरपोर्ट पर दुआ की अपील करते हुए देखा गया। फिलहाल दुआ ज़हरा की उम्र की गुत्थी उलझी सी नजर आती है, लिहाजा हमने एज टेस्ट के हवाले से बात की पाकिस्तान की पहली पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद से, ताकि हम अपने नाजरीन को ये बता सकें कि पाकिस्तान में किसी भी शख्स की उम्र के तयन के लिए कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है। पहली चीज़ जो हमारे पास होती है वो होती है जनाब डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या अवेलेबल है, यानी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं है, 1, हॉस्पिटल का, 2, उसका कोई KMC का या लोकल बॉडी का कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है, 2, थर्ड लेवल होता है नादरा के बी फॉर्म का। तो 3 लेवल्स तो ये हो गए। चौथे लेवल में जैसे कि दुआ ज़हरा वाला केस था, उसमें हमारे पास पेरेंट्स का निकाहनामा भी मौजूद है, तो हम वो भी कंसिडर करते हैं। और 5वीं चीज़ जो आ जाती है वो आ जाएगा जनाब स्कूल का रिकॉर्ड। ये 5 चीज़ें समझो आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, कौन कौन सा अवेलेबल है, कौन कौन सा अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं आप फिज़िकल एग्जामिनेशन पे। फिज़िकल एग्जामिनेशन आपको ये बताएगी कि ये बच्ची या बच्चे इसकी जिस्मानी डेवलपमेंट कितनी हुई है, क्या इसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, क्या इसके जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उनकी डेवलपमेंट कितनी हो गई है। तो वो एक हमें रफ़ आइडिया हो जाता है कि उम्र यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकती है। बलूगत अटेन कर ली है, दैट इज़ प्यूबर्टी अटेन हो गई है या नहीं हुई है। तीसरा लेवल आता है दांतों का। दांत ना सिर्फ गिने जाते हैं क्योंकि वो एज रिलेटेड हर बच्चे की उम्र के हिसाब से दांत आ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, तो आपके पास एक तो दांतों का गिनना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा एक चीज़ और हम करना चाहते हैं जो कि हम कर क्यों नहीं पाते, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट में फैसिलिटी या तो अवेलेबल नहीं होती है या उस वक्त ख़राब है मशीन, जो कुछ भी है, एंड इट्स एन एक्सपेंसिव स्लाइटली एक्सपेंसिव ऑप्शन विच इज़ OPG में बेसिकली हमें दांतों का पूरा एक वो मिल जाता है। तो ये हमारा तीसरा लेवल होता है। चौथा लेवल जो होता है वो होता है हड्डियों से जो हम ऑसिफिकेशन डेटा लेते हैं, यानी हड्डी जिस जगह से बड़ी हो रही है वहाँ पर एक होता है ऑसिफिकेशन सेंटर। वहाँ से हमें पता चलता है कि ये बच्ची या बच्चे की कितनी डेवलपमेंट हुई है और इसका बोन एज कितना है। इन चारों को कंसिडर करने के बाद उनकी बेसिस पे रिपोर्ट बनाई जाती है। डॉक्टर सुमैया सैयद से बातचीत के बाद हमने बात की समाजी कारकुन और दुआ ज़हरा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर से, तो आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। दुआ ज़हरा केस के अंदर सिंध हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो बुनियादी तौर पे बच्ची की रिकवरी, जो कि हस्बे बेजा की दरख्वास्त थी, और उसके बाद ये तय करना कि इसकी कस्टडी कहाँ दी जाए। चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने ख़ुद अपने हतमी फ़ैसले में नोट किया कि बच्ची की उम्र के हवाले से एक कॉन्फ्लिक्ट है, नादरा के डॉक्यूमेंट्स कुछ और कह रहे हैं और एक मेडिकल रिपोर्ट जिसको एक हतमी मेडिकल रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता, मेडिकल एविडेंस भी क्वेश्चनेबल होता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, उसकी बेस पे एक एज पे कंट्रोवर्सी है। अमूमी तौर पे कानून ये कहता है कि जहाँ ये कंट्रोवर्सी हो, हाई कोर्ट का काम नहीं है अपनी आइनी जुरिस्डिक्शन के अंदर उस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करना और इस मसले को ट्रायल कोर्ट भेज देना चाहिए, और ट्रायल कोर्ट हतमी उम्र तय करके बच्ची की फैसला करे कि कस्टडी कहाँ जाएगी। वो वालिदैन को भी दे सकती है, और अगर वालिदैन के साथ बच्चों का वेलफेयर ना हो तो सुप्रीम जो स्टेट है वो कस्टडी लेके बच्ची को शेल्टर होम भी भेज सकती है, और अगर उनको बच्ची कानूनी तौर से बालिग नज़र आए, सुई चूरे से 18 साल की नज़र आए, मेजर हो, तो उसको आज़ाद कर सकती है। मगर ये नज़ीर के जहाँ पे एज पे कॉन्फ्लिक्ट है और मेडिकल एविडेंस हो या नादरा का रिपोर्ट हो, दोनों बच्ची को 18 साल से कम बता रहे हों, वहाँ बच्ची को आज़ाद कर देना फ्री विल, ये सिंध हाई कोर्ट की अपनी बहुत सारी नज़ीरों के एक ख़िलाफ़ या मुनाफी फ़ैसला है। नाजरीन, दुआ की उम्र के हवाले से वालिदैन का मौक़िफ़, दुआ का मौक़िफ़ और एज टेस्ट आपके सामने है।
लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में वालिदैन और बच्चों के दरमियान दूरी ने भी दुआ जहरा केस में अहम किरदार अदा किया, जिसके पेश नज़र दुआ ने वालिदैन को ज़हीर के लिए मनाने के बजाय घर से जाकर कोर्ट मैरिज को तरजीह दी। ताहम दुआ का दावा है कि वालिदैन का उस पर मौजूद प्रेशर इस इंतहाई इक़दाम की वजह बना। पसंद की शादियों के बढ़ते केसेस और बच्चों और वालिदैन के दरमियान मौजूद दूरी की वजूहात जानने के लिए हमने राब्ता किया डॉक्टर उज़मा अली से, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की डायरेक्टर हैं। हमारे सवालों के जवाब में उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। बहुत से वालिदैन जो हैं वो उन पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाते हैं जो कि हेल्दी नहीं होते और बच्चों को वो डिफरेंट ऐसे रास्ते पे ले जाते हैं जहाँ पे वो गलत फैसले भी करते हैं या सही और गलत में पहचान नहीं कर पाते, और बहुत से पेरेंट्स सही और अच्छे जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसको अपना रहे होते हैं। मोस्टली 3 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। एक तो ये इस तरह के पेरेंट्स होते हैं जो अथॉरिटेटिव होते हैं, ये हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल होता है जिसमें आप अपनी राय भी बच्चे को बताते हैं और बच्चे की राय का भी एहतराम करते हैं और फिर कोई भी फैसला करते हैं। ऐसे घरों के अंदर बाउंड्रीज़ भी होते हैं और लिमिटेशंस भी होती हैं, रूल्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं और उसके मुताबिक जो है घर के अंदर अमल किया जाता है। कुछ पेरेंटिंग स्टाइल कहलाते हैं अथॉरिटेटिव, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आप सख्ती के साथ बच्चे के साथ पेश आते हैं और साथ में आप ये भी चाहते हैं कि जो आपके असूल हैं, जो आपके कायदे कानून हैं, बच्चा उसी को फॉलो करे, उसके अलावा वो अपनी कोई राय ना रखे या उसी को फॉलो करे। और इसके साथ साथ कुछ पेरेंटिंग स्टाइल ऐसे होते हैं जिसमें आप बिल्कुल ही बच्चे को छोड़ देते हैं, आप बिल्कुल भी उसमें जो है सख्ती नहीं करते या गलत और सही की पहचान नहीं करा रहे होते। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम पाए जाते हैं जिसमें गुस्सा है या घर से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं झूठ बोलना शुरू कर देते हैं या घर से भाग जाते हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं, तो ये वो तहकीक से ये पता चलता है कि उनके वालिदैन जो है वो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल जो है रखते थे और वो उन्होंने घर के अंदर कुछ भी ऐसे रूल सेट नहीं किए हुए थे या बच्चे पे वो नज़र नहीं रखते थे या बच्चों के साथ ओवर फ्रेंडली हो जाते थे, जिसकी वजह से बच्चे फिर उनका उस तरह से बात नहीं मानते थे या एहतराम नहीं करते थे। समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास, जो कि इस तमाम सिलसिले में दुआ के वालिदैन के साथ पेश थे, हमने उनकी भी राय ली। तो आइए जानते हैं कि ज़फ़र अब्बास क्या कहते हैं। मैं तो सबसे पहली बात ये करूँगा, हम मौजूद अदालत के हर हुक्म की पासदारी करते हैं, मानते हैं, एहतराम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ अपनी या मैं भी बच्चों का बाप हूँ और मैं समझता हूँ हर 13 साल या 14 साल की बच्ची का बाप आज से अपने आप को बहुत गैर महसूस करेगा। और ठीक है, 13 साल की बच्ची है, कोई 14 साल की बच्ची है, कोई उसको 17 साल बोल रहा है, कोई 18 साल बोल रहा है, हो सकता है कोई बोल दे 100 साल की भी है, कोई मसला नहीं। लेकिन जब उसका बाप जो है वो आके आपको दिखा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट, अच्छा चलो तुम बर्थ सर्टिफिकेट जाली बना रहे हो, तुमने अपना निकाह नामा भी इसी नीयत से जाली बनवाया था, ना निकाह नामा माना जा रहा है, ना बर्थ सर्टिफिकेट मांगना जा रहा है, ना पासपोर्ट माना जा रहा है, ना कोई भी शनाख्ती अलामत मानी जा रही है। और कमाल देखिए आप, चले इस बच्ची को जाने दें शौहर के साथ। कौन सा शौहर? अभी तो पुलिस ने टीवी पे इतने दिन पहले बोला है कि वो हम पकड़ के ले आए निकाह खान को और उसने हल्फिया बयान दे दिया है, मैंने पढ़ाया ही नहीं था निकाह, मेरे तो अंगूठे लगवा के फलां साहब ने अपने घर पे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। तो इसका मतलब निकाह जब हुआ ही नहीं तो ये लड़की किसके साथ सफर करेगी अब मजीद आगे? वो कौन लोग होंगे? ऐसा होता है किसी मजहब में? बात सिर्फ इतनी सी है, अगर 15 मिनट मैं कहता हूँ बाप को हथकड़ियाँ पहनाएं, बेड़ियाँ पहनाएं, तौक पहनाएं, हाथ रस्सियों से बांध दें, कीलें ठोक दें दीवार पे, उसके बाद बाप को बेटी के साथ कमरे में 10 मिनट तो छोड़ें। वो कौन सी ऐसी ब्लैकमेलिंग है, वो कौन सा ऐसा खौफ है? या वो बेटी बोल देगी कि पापा मुझे नहीं रहना आपके साथ, लेकिन बाप बेटी को 10-15 मिनट की मुलाकात का तो मौका दे दें। जो अफसरान इस केस में मालूम होता है जब बच्ची गिरफ्तार मिलती है उससे एक दिन पहले वो सब लोग मुअत्तल कर दिए जाते हैं। अबे भाई जिसने मेहनत की 1.5 महीना, मुअत्तल, सब मुअत्तल।